नमस्कार दर्शकों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेके आया हूं कि जिसके बारे में मेरे दर्शकों ने बार बार मुझे लिखा है कि बैंकों से बहुत परेशानी है। तो एक लीगल एक्सपर्ट को, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लीगल एक्सपर्ट हैं बैंकिंग के, उनको हमने आज इस कार्यक्रम में बुलाया है। और निशांत आए हैं। तो सबसे पहले नमस्कार निशांत जी। नमस्कार और सर। मुझे इनके बारे में मैं बता दूं बताइए। कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जॉइंट सेक्रेटरी हैं DRAT बार एसोसिएशन के, और एलुमनी हैं RML NLU लखनऊ से। और इनके पास मास्टर डिग्री है कॉरपोरेट एंड कॉमर्शियल लॉज में। और आजकल करंटली स्टैंडिंग कौंसल हैं NHAI के, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह के। काफी लंबी फहरिस्त है। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट पे। और बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं बताता रहूं तो इस समय इसी में चला जाएगा। बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं, और इन्होंने इतनी कम उम्र में एक जगह बनाई है इस कॉरपोरेट लॉ में। तो शुरू करें आज। बिल्कुल सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। और मैं आपकी वीडियोस देखता भी रहता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। आप जिस तरीके से रीसेंट इश्यूज और को एड्रेस करते हैं, उनको उठाते हैं। एनीवे सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना शो। तो मेरे ख्याल में अगर आप कोई सीधा जो है हम सवाल करते हैं जो मेरे दर्शकों से मुझे प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं को मैंने ग्रुपिंग की है। और उन्हीं सवालों को सीधा पूछते हैं जो जनता से कंसर्न रखते हैं। जनता जिन सवालों की वजह से, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से दिक्कत में है, समस्या में है, प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले तो एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है कि जी बैंक सर। में से लीगल नोटिस आता है कि भाई आप रीपे करें बैंक का लोन। उसको देख के ऐसे घबरा जाते हैं कि मेरा घर भी चला जाएगा, मेरा ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, जेल हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या आदमी सोचता है उस नोटिस को देखते ही। तो जरा इस नोटिस की हैसियत, और ये भी बताएं कि इसमें क्या स्टेप लेने चाहिए। लीगल जो नोटिस एक व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसको, जो लोन किसी वजह से नहीं दे पाया, कोई किस्त टूट गई या कुछ ऐसा हुआ है। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा ही संजीदा मुद्दा है ये कि लोगों को रेगुलरली नोटिसेस आते हैं, लोगों को रेगुलरली कॉल्स आते हैं बैंक से वेन एवर दे टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड देन दे डिफॉल्ट। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, ओनली इन दोज केसेस बैंक्स आपको नोटिस भेजते हैं। अगर अदरवाइज वो लोग लीगल नोटिस भेजते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोन फॉर एनी अदर रीजन। आई थिंक ऑल दोज नोटिस आर बैड इन लॉ। मतलब उनको तो वन कैन चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट इन रिट पिटिशन, और वन कैन चैलेंज इट बिफोर अदर फोरम्स ऑल्सो। बी दैट एज इट मे सर, अगर आप देखेंगे तो नोटिसेस जनरली हमारे पास जो आते हैं, दो तीन तरीके के नोटिसेस होते हैं जो बैंक इशू करता है। पहला और नोटिस वो होता है जिसमें कि बैंक आपको कहता है दैट नाउ यू आर डिफॉल्टिंग ऑन योर ईएमआईज, तो आप अपनी ईएमआईज पे करें, अदरवाइज विल बी फोर्स टू टेक एक्शन। इन दोज केसेस जनरली एज अ बोरोअर या अ बोरोअर हु इज अंडर स्ट्रेस, जनरली स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैमिलीज इमरजेंसीज होती हैं, या कोविड पैंडेमिक हो गया एक हमारे साथ, हम लोगों ने फेस किया बड़ा डिफिकल्ट पीरियड। आप बाकी देखते हैं कि मेडिकल कंडीशंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी एक सेक्टर को, जैसे अगर अब आप आज की डेट में लें, यूएस टैरिफ जो आप हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगा है, तो उसमें भी लोगों के बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आता है। तो उन सब में जब आपके पास नोटिस आता है, तो फर्स्ट थिंग जब आपको रेगुलराइज करने के लिए बोलते हैं अपने अकाउंट को, दैट यू डोंट प्लीज डोंट डिफॉल्ट ऑन योर ईएमआईज एंड प्लीज रेगुलराइज योर अकाउंट।
तो उन केसेस में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं। यू दी ओनली ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू इज दैट यू अरेंज फॉर फंड्स एंड यू हैव टू अल्टीमेटली सेटल दैट अमाउंट। अगर 100 रुपीज का आपका डिफॉल्ट अमाउंट है तो आप बैंक को अप्रोच करें इमीडिएटली, विजिट देयर ब्रांच, विजिट देयर जोनल ब्रांच, विजिट देयर हेड ऑफिस, एंड इमीडिएटली कॉल अपॉन देम टू से कि भाई मुझे आई अंडरस्टैंड देयर इज अ ड्यू ऑफ 100 रुपीज एंड आई कैन सेटल इट फॉर 80 रुपीज, 90 रुपीज। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस बैंक्स की एनुअल पॉलिसीज आती हैं फॉर सेटलमेंट। अच्छा अच्छा। बैंक की, हाँ, बैंक की कुछ पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट बैंक्स हैव डिफरेंट पॉलिसीज फॉर सेटलमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनबीएफसीज, एनबीएफसीज वगैरह की नहीं आती। आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लाइक अलाहाबाद बैंक, जो भी और अदर बैंक्स हैं, उनकी सबकी पॉलिसीज आती हैं ईयरली, जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है भाई, वी अंडरस्टैंड देयर आर बोरोवर्स अंडर स्ट्रेस एंड उनके पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उन पैरामीटर्स में फॉलो करते हैं तो आप सेटल कर सकते हैं। तो आप उनको अप्रोच करें सेटलमेंट के लिए। बाकी अगर आप तब भी आप उनके एक एक पैसे नहीं सेकंड, देंगे। एक सेकंड। तो जितना उसके ऊपर उन्होंने दिखाया है कि इतना अमाउंट उसको पे करना है, तो जो आपने बताया कि स्कीम भी आती हैं और उस स्कीम में वो अगर वो कन्विंसिंग रीजन है तो वो अमाउंट को घटा भी देते हैं। 100 रुपया है तो 60 पे, 70 पे, 80 पे कुछ सेटलमेंट हो जाता है। ये संभव है, पर ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ही करेंगे। दूसरे प्राइवेट बैंकों के बारे में ऐसा शायद। बैंक्स, यस, प्राइवेट बैंक्स को मैंडेट मतलब उनको पॉलिसी निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो क्योंकि उनका खुद का पैसा है, तो वो चाहे तो आपको 100 रुपए की जगह 10 रुपए भी ले सकते हैं। बट एज फार एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न, दे कांट डू इट, दे कांट रिड्यूस इट बिकॉज ऑफ पब्लिक मनी, दे आर कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक मनी। सो वेन एवर दे आर डीलिंग विद पब्लिक मनी, तो उनको उतना ही सचेत रहना पड़ता है कि नहीं, हमें हमें इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। तो देर आर बोर्ड अप्रूव्ड बैंक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज होती हैं जिनको इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। तो ये एक एंगल हो गया। अगर आप उस नोटिस के बावजूद, अगर इफ यू डोंट अप्रोच द बैंक एंड सेटल द अमाउंट, इन दैट इवेंचुअलिटी वो पहले आपको एक नोटिस देते हैं। आई कैन ऑल्सो गेट इन टू टेक्निकलिटीज, बट मैं बहुत वेगली बता देता हूँ। एक 13(2) सारफेसी के अंडर, सारफेसी एक्ट एक बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो इनिशियली 1993 में देयर वाज दिस एक्ट कॉल्ड आरडीडीबीएफआई एक्ट, which is today called as recovery of debts due to which was initially called as recovery of debts due to banks and financial institutions act of 1993, which is today called as recovery of debts of 1993 act। तो उसमें बैंक्स को कभी भी जब अपना पैसा रिकवर करना होता था तो दे वुड ऑलवेज अप्रोच डीआरटी, डीआरटी इज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो उनके खिलाफ, बोरोवर्स के खिलाफ वो अपना ओए फाइल करते थे, ओरिजिनल एप्लीकेशन सीकिंग रिकवरी ऑफ अमाउंट। नाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड टू फेस दीज इश्यूज बिकॉज ये मैटर्स बहुत दिनों तक पेंडिंग रहते थे, पब्लिक मनी ब्लॉक्ड हो जाती थी बोरोवर्स के पास। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर हैपनिंग इन 2002। द गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया सेइंग दैट वी शुड हैव एन एक्ट कॉल्ड सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट के प्रोविजंस के अंडर बैंक कैन इंडिपेंडेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट द बोरोवर बाय इशूइंग नोटिस अंडर 13(2), 13(4), सेक्शन 13(2) एंड 13(4), और बैंक्स पोजीशन ले सकते हैं। तो जहां, जो हम पुरानी बात पे वापस आऊं, तो जब उन्होंने आपको एक नोटिस दिया फॉर रेगुलराइजेशन कि आप प्लीज ईएमआई पे करिए, नहीं करिए, मतलब आप नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए। अगर वो आप तब भी नहीं करते हो, बैंक इन दैट केस इशूज अ 13(2) नोटिस, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 अंडर सारफेसी एक्ट का नोटिस, सेइंग यू प्लीज मेक द पेमेंट्स विद इन 60 days देयर फ्रॉम। तो 60 days के अंदर आपको पेमेंट करनी होती है। आप 60 डेज के अंडर आप उनको एक सेक्शन 13(3)(a) का आप नोटिस वापस रिप्लाई कर सकते हैं। यू कैन टेल देम XYZ रीजंस व्हाई यू हैव नॉट बीन एबल टू पे। आप यदि आपके डिफेंस कर यदि सकते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर जी। यदि 60 दिन में पेमेंट कोई नहीं कर पाता, तो क्या कुछ गुड। और ग्रेस पीरियड भी मिल सकता है किसी ग्राउंड पे? नहीं, वो इंडिपेंडेंट बैंक का व्यू है। जनरली बैंक्स थोड़े लेथार्जिक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो ऑटोमेटिकली वो 60 डेज के बियॉन्ड चला जाता है। वो 90 डेज में, 100 डेज में, 150 डेज में वो एक्शन लेते हैं। वहीं पर ही अगर प्राइवेट बैंक से, जैसे एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसी 60th डे पर आपके पास 13(4) का नोटिस देकर और आपके पोजेशन लेने आ जाते हैं कि भाई वी आर कमिंग टू टेक पोजेशन। तो इन एनी इवेंट, तो जब मैं जिस बात पर था, तो 13(2) जब आपको नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो 13(3)(a) में। आप कहते हो कि लुक, दीज आर द रीजंस, आपने जो अमाउंट मुझे बोला है 100 रुपए, 100 रुपए नहीं बनता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट आपने गलत लगा दिया है, आपने कुछ मेरी ईएमआई जो मैंने पे करी है आपने एडजस्ट नहीं करी है, फॉर XYZ रीजंस आप बता दो उनको कि भाई इसी ग्राउंड है।
दे हैव टू देन डिस्पोज इट ऑफ विद इन अ स्टैट्यूटरी लिमिट है उनकी कुछ 15 days की। तो उसके दिन उस उन्हीं दिनों के अंदर अंदर उनको वो रिप्लाई करना मैंडेटरी है। जी जी अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे उस नोटिस का, देन जी। दे कांट प्रोसीड 13(4). तो 13(4) में जब वो आगे बढ़ते हैं, वो आपको पोजेशन नोटिस देते हैं। दैट इज व्हेन यू कैन अप्रोच द कोर्ट, दैट इज द फर्स्ट ओकेजन व्हेन यू कैन अप्रोच द कोर्ट। आप 13(2) के अंडर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप 13(4) और 13(2) और 13(4) के बीच में जो पीरियड है उसमें भी नहीं जा सकते हो आप रिट फाइल कर सकते हो वेर यू केस वेर 13(2) आपका कोई लेना देना ही नहीं है लोन अकाउंट से। जनरली क्या होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लेते हैं, बैंक्स वेरीफाई नहीं करते हैं। यू गेट अ 13(2) नोटिस सेइंग आप अगर आप पे करिए, नहीं तो हम 60 दिन के बाद आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेंगे। In that eventuality, you can always approach the High Court under Article 226 रेट jurisdiction है कोर्ट का। You can always do that. बट इफ यू आर अ बोरोवर, आप खुद ही बोरोवर हो, आपने खुद ने लोन लिया है और आपकी प्रॉपर्टी नहीं जाने नहीं, वाली है। इस पॉइंट को जरा और स्पष्ट करें, क्योंकि इस तरह की भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि आपकी जी सर। प्रॉपर्टी लोन किसी ने हेरा फेरी करके दूसरे ने ले लिया है। जी तो इसको जरा नहीं, हमारे जी जनरली म- बहुत बहुत बार होता है, और जनरली जिनको हम कहते हैं कच्ची कॉलोनियां इन वे की, जिनमें खसरा कितनी बार डिवाइड हो गया है, कितनी बार, जैसे अगर दो एक खसरे में 200 गज है, अब 200 गज कहाँ पर लोकेटेड है किसी को नहीं पता है। 200 गज के बाद वो 100 गज की प्रॉपर्टी हो जाती है। 100 गज वाला एक प्रॉपर्टी बेच देता है, द प्रॉपर्टी नंबर रिमेन्स द सेम। तो वो क्या करता है कि वो सेल आउट कर देता है, लेकिन ही रिटेन्स द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स, और वो साथ वाली प्रॉपर्टी पे लोन ले लेता है। या देर आर न्यूमरस वेज ऑफ प्लेइंग फ्रॉड विद बैंक्स, दैट इज आई मीन आई कांट इवन डिटेल देम आउट। मैं कुछ नंबर्स बता सकता हूँ कैसे करते हैं। भाई इन एनी इवेंट, अगर आपका आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने लोन ले लिया है और यू आर नॉट द बोरोवर, you can always approach the court saying, look, it's bank's problem that they did जी not do the due diligence। जी, उनको आपने उनको विस्तार से डिटेल। ये बताया। अभी कई सवाल और भी हैं और समय हमारे पास इतना है नहीं। जी तो अभी नहीं, एक तो मैं आपको संक्षेप में एक बार बता देता हूं। तो 13(4) नोटिस के खिलाफ आपको इमीडिएटली यू शुड अप्रोच अ काउंसिल, आप एडवोकेट के पास जाइए, और आपको इमीडिएटली आपको डीआरटी के पास जाने, सेक्शन 17 के अंदर आपको डीआरटी के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई फॉर XYZ रीजंस मैं नहीं पे कर पाया हूं। तो लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डीआरटीज फेयरली कंसिडर करती हैं। जब आप 100 रुपए के लोन में इफ यू से मैं 30 रुपीज आज पे करने के लिए तैयार हूं, 10 10 रुपीज कर दूंगा, 5 5 रुपीज, 2 2 रुपीज करके आई विल पे इट, तो उनमें डीआरटी आपको सुनता है, और वो आपके पास एक लीगली वैलिड एंड दी ओनली स्टैट्यूटरी अपील दैट इज अवेलेबल टू यू। इसका मतलब घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जितना बिल्कुल है नहीं। वो अमाउंट भी कम हो जाता है और किस्तों में भी हो जाता है। थोड़ा सा जी धैर्य रखें। और जी ये आपके चैनल्स हैं जिस पे जाके किया जाता है। अगला सवाल है कि जी कई बार जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, और जी जो जिसने लोन लिया है वो उसको पॉइंट आउट करता है बैंक को कि साहब आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, या ये मेरी एक किस्त थी उसको इस तरह से किया, या लिखा नहीं, या कुछ और है। उस हालत में क्या करना चाहिए? देखिए, आप यू कैन ऑलवेज चैलेंज दैट। वो जब आपको 13(2) नोटिस आता है, आप इमीडिएटली, पहले तो जिस दिन आपने नोटिस फर्स्ट टाइम आपने नोटिस किया कि कहीं ईएमआई में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कुछ है, दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंस जब आपको बैंक को अप्रोच करना चाहिए। ऑलवेज राइट देम ए लेटर, ऑलवेज राइट देम एन ईमेल, बिकॉज दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड इन द कोर्ट्स कि आपने क्या रिटर्न में दिया है। मेयरली विजिटिंग द ब्रांच विल नॉट हेल्प यू। आप विजिट करते हो, आप स्टैंप लगवा के लाइए बैंक से एक्नॉलेजमेंट का, दैट आई हैव गिवन यू दिस रिप्रेजेंटेशन, प्लीज कंसिडर इट। दिस इज सबसे वेरी पहले इंपॉर्टेंट। बैंक में रिप्रेजेंटेशन देना होगा कोर्ट में जाने जी से जी। पहले, और उसका ड्यू, अगेंस्ट ड्यू एक्नॉलेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसकी एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट ले लें। अगर बैंक बिल्कुल उसको एक्नॉलेज ना करे तो स्पीड पोस्ट वगैरह से भी रसीद ले सकते हैं। बिल्कुल, ईमेल से भेज दीजिए, बहुत सारे उनके ईमेल्स होते हाँ, हैं जिसका ऑनलाइन। मतलब जिसका कोई सबूत हो कि हमने बैंक को जी कहा। अभी एक जी बड़ी भारी समस्या आजकल है जी और बहुत लोगों के साथ हो रही है कि जी ऑल ऑफ सडन उसका जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर देते हैं, और जब आदमी जाता है बैंक में तो पाता है कि भाई कहीं से वो बता रहे हैं कि मेरे बैंक में मान लिया 20 लाख रुपए हैं,
और 200 रुपए की कोई कहीं से सस्पिशियस पेमेंट पेमेंट मेरे में आ गई, जी। 200 रुपये कहीं से आ गए, तो उठा के वो पूरा 20 लाख का, 20 लाख का जो अमाउंट है वो अकाउंट एब्सोल्युटली को फ्रीज कर एब्सोल्युटली। देते हैं। तो इस हालात में सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शंस हैं, कोर्ट की क्या डायरेक्शन है, क्या करना चाहिए? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों के साथ। वेरी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ कि उनका पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे किसी ने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, जी। और उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया, बिकॉज वो 500 रुपए का जो सोर्स था दैट वाज क्रिमिनल, देयरफॉर द एंटायर अकाउंट वाज सीज्ड। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत जजमेंट्स हैं जिनमें डेप्रिकेट करी है प्रैक्टिस, और ये बोला है कि दैट यू कांट डू इट। आप नहीं कर सकते हो पूरा अकाउंट सीज। आप लिमिटेड अमाउंट, वट एवर इज द डिस्प्यूटेड अमाउंट, वट एवर आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आप उतने को ही आप एलियन मार्क करके साइड रख सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट हैज टू बी लेफ्ट आउट फॉर द पर्सन हुज अकाउंट हैज बीन फ्रीज्ड। उसी वही यूज करेगा, आप बाकी को नहीं कर सकते हो। सो अगर किसी के साथ भी मतलब होता इसको है अगर कि मोटे शब्दों में कहें कि जी अगर 500 रुपए की सस्पेक्टेड पेमेंट आई है, जैसा जी आपके एक मित्र के साथ हुआ, उसके पेट्रोल पंप पे किसी ने 500 रुपए का पेमेंट किया, तो आप 500 रुपए को रख लें एक तरफ, बाकी अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने दें। ऑफ कोर्स, यही है कि आप उतना ही कर सकते हैं। व्हाट हैज यू गॉट टू डू विद द अदर अमाउंट्स? कुछ भी नहीं करना है आपको उन दूसरे अमाउंट्स के लिए। तो आप जितना डिस्प्यूटेड है आप उतने को ही कर सकते हैं, बाकी को नहीं। ये बहुत लोग आजकल फेस कर रहे हैं। नहीं, इसमें कई बार ये भी होता है कि कोर्ट में कई लोग गए और कोर्ट में जाके कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी कि भाई आप किसी का खाता एकदम से फ्रीज नहीं कर सकते हो, कोर्ट की भी सहमति जरूरी है, कोर्ट में जाएं। ऑफ और कोर्स। तो वो लोग जनरली ना, जो कोर्ट से ऑर्डर्स ले भी लेते हैं, पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, ये कोर्ट से जनरली ऑर्डर ले भी लेती हैं, और उनको गुमराह करते हुए कि हाँ जी इतना अमाउंट था, इतना एक बहुत लंबी लिस्ट दे देते हैं उनको, और कहते हैं जी इन अकाउंट्स को फ्रीज करना है या लियन करना है। तो जिस केस की भी मैं बात कर रहा था, उसमें जो कोर्ट को लेटर भी दिया था, उसमें भी ये कहा था कि हम इनको लियन मार्क कर रहे हैं इतने अमाउंट्स के लिए, रिस्पेक्टिव अमाउंट, इतने सारे अकाउंट्स में इन रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के लिए। केवल डिस्पाइट दैट बैंक वेंट अहेड एंड फ्रोज द एंटायर अकाउंट। मतलब फिर बैंक मुझे तो ये लगता है कि बैंक का जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लीन शब्द का अर्थ ही नहीं समझे। और लीन शब्द का अर्थ है कि केवल उतना अमाउंट, यानी कि उस दोस्त का केवल 500 रुपया उनको रोक के रखना चाहिए था, और बाकी ट्रांजैक्शन। अब इसमें देखिए, सर मेरे यू पास तो ऐसे भी केस हैं, ऐसे जी भी केस हैं कि जिसमें ये हुआ, बड़ी मजेदार बात है कि उसने चेक दे दिए और उसके अकाउंट में पैसा है, पर किसी ने 200 रुपये डाल दिए ऐसे। अब उसकी वजह से दिक्कत हो गई, चेक बाउंस हो गया, और उसने कोर्ट में जो है 138 का मुकदमा कर दिया। अब वो बेचारा मुकदमा भी फेस कर रहा है बिना किसी फॉल्ट के, और ये भी है, ऐसे भी हालात हो रहे हैं। अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डायरेक्शन देगा, तो इसको क्या कंटेम्प्ट वगैरह कुछ नहीं माना जाता? कि जब एक बार डिसाइड हो चुका है तो फिर बार बार बैंक के नहीं अधिकारी भी पढ़े हुए हैं, और अगर वो उसको कानून को नहीं पढ़ पाते तो ये उनकी प्रॉब्लम है। वाई एन अकाउंट कंटेम्प्ट तो होल्डर नहीं शुड होगा, सफर लेकिन फॉर हाँ, दैट। यू कैन ऑलवेज इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द बैंक, सेइंग दैट यू डिप्राइव्ड मी ऑफ यूजिंग माय ओन फंड्स फॉर लिमिटेड पीरियड। तो अच्छा, ये आप एक कॉम्पिटिशन वगैरह मांगते हैं समय तो समय कंटेम्प्ट। भागता जा रहा है और बहुत जी थोड़ा समय बचा है, तो आखिरी सवाल मैं आपसे जी पूछ रहा हूं कि जी सर। अगर किसी का बैंक अकाउंट, आजकल कंप्यूटर का बहुत, आईटी का बड़ा जमाना है, हैक हो जाता है, वो बैठा अपने घर पे और हैक हो गया है, बैंक के पास जाता है, बैंक भी कॉपरेट नहीं करता है, जी ऐसी सूरत में जी क्या करे बैंक? तो भाई कस्टोडियन ऑफ द अकाउंट इज बैंक। वो जो नहीं, कंप्यूटर, इसमें जो मेरे जो जो सर्वर है, उसका ओनर जो है वो बैंक है। जी अब ना तो वो नहीं चोरी की रपट कहीं और करा सकता, एक, वो भी बैंक ही करेगा अगर उसका सर्वर कंप्रोमाइज हुआ है, तो ना तो जी अकाउंट होल्डर जो है
पुलिस के पास जा सकता, ना इधर। ऐसे में क्या करे? सर ऐसे में इमीडिएटली पहले तो वही कि आपको अपने, यू हैव टू इन्फॉर्म योर बैंक इमीडिएटली, बाय ईमेल, बाय लेटर, बाय विजिटिंग, व्हाटएवर इज द मोड ऑफ योर कम्युनिकेशन। वन, टू, आपको आरबीआई का अपनी वेबसाइट पर, मतलब आरबीआई ओम्बुड्समैन है, तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे यू कैन गो एंड लॉज अ कंप्लेंट, आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो जब आप वो करते हैं, बल्कि इनफैक्ट श्री अमिताभ जी इनफैक्ट एडवर्टाइज भी करते हैं उसको, कि आप तुरंत अपने आरबीआई ओम्बुड्समैन को इन्फॉर्म करें। जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करते हैं, आरबीआई खुद एक अपना एडवर्टीजमेंट चलाता है, जिसमें लोगों को बताता है कि आप कैसे इन केसेस में आप प्रोसीड करें। तो आपको इमीडिएटली उनकी वेबसाइट पर जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें आरबीआई ओम्बुड्समैन में, और आप उसको ट्रैक भी करें। दैट वे इज द ओनली वे आप अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं। वन, टू, पुलिस अथॉरिटीज को भी आप इमीडिएटली बताइए, बिकॉज पुलिस अथॉरिटीज फिर उन उन जितने ट्रांजैक्शंस को वो रोक सकते हैं, क्योंकि वो इतना क्विकली होता है कि आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए निकले तो वो 10 लाख रुपए एक अकाउंट में जाते हैं, और उसके बाद वो हजार 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 रुपए में, या 500 500 या 30 30 रुपए करके वो ट्रांसफर होते हैं न्यूमरस अकाउंट्स। जी। फिर वो उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इमीडिएटली आपको पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आरबीआई ombudsman को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई और काफी डाउट्स जो है क्लियर किए। और जी। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ये ऐसा एरिया है आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन के युग में कि नहीं हर सर, हमें इसमें उसके बहुत सचेत जितनी रहना सुविधा पड़ेगा। बढ़ी है उतनी समस्या भी बढ़ी है। और आप जी सर। आइंदा भी आते रहेंगे हमारे चैनल पे, नहीं नहीं सर, और थैंक यू, लोगों की थैंक यू फॉर समस्या हैविंग। जो है उसका निवारण करते रहेंगे। नहीं नहीं कुछ सर, और थैंक कहना यू चाहते बिल्कुल। हैं आप? नहीं नहीं सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके शो पर चलो, आया, आपका कुछ बहुत नया बहुत सीखने को धन्यवाद। आपका बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपना ये एपिसोड समाप्त करते हैं। दर्शकों का नमस्कार, धन्यवाद। ये जरूर देखें, ये सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आइंदा भी हम इस तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे।